व्यू 360 में। पाकिस्तान में मदारिस को रेगुलेट करने की राह में हायल रुकावटें। स्वात में इंतहा पसंदी से मुतासरा खवातीन को माली खुद मुख्तारी देने की कोशिश। तालिबानाइजेशन के बाद जो वुमेन हेडेड हाउस होल्ड थी उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ था। और दिलो दिमाग को सुकून देने वाला गुड योगा। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। प्रोग्राम व्यू 360 के साथ मैं हूँ सारा जमान। प्रोग्राम का आगाज हम करेंगे पाकिस्तान से, जहाँ निज़ाम तालीम मौसर मनसूबाबंदी और तवज्जो दोनों की ही कमी का हमेशा ही शिकार रहा है। आज के पाकिस्तान में बयक वक्त 3 मुख्तलिफ तालीमी निज़ाम काम कर रहे हैं। इनमें से एक है मदारिस का निज़ाम। एक अरसे से इसे जदीद खतूत पर कायम करने और इसे माली तौर पर रेगुलेट करने के बारे में बात तो बहुत हो रही है, लेकिन ये कोशिश पाया तकमील तक क्यों नहीं पहुँच पाती? इसी के बारे में देखते हैं आज की पहली रिपोर्ट। पाकिस्तान का निज़ाम तालीम अंग्रेजी मीडियम प्राइवेट स्कूलों, उर्दू मीडियम सरकारी स्कूलों और मदरसे के तरीक़ा तालीम के दरमियान बटा हुआ है। प्राइवेट स्कूल महंगे हैं और सरकारी स्कूल दूर, तो दीनी मदारिस गरीब आवाम को वो मुतबादिल फराहम करते हैं जो उनके बच्चे को दुनियावी ना सही दीनी तालीम तो दे ही सकता है। कई लोग समझते हैं कि दीनी मदारिस ने लाखों बच्चों की मुफ्त तालीम और रिहाइश की जिम्मेदारी उठाकर हुकूमत का बोझ हल्का किया है। मेरे ख्याल में सबसे बड़े NGOs जो इल्म भी देती है, तालीम भी और रिहाइश भी और खुराक भी, ये इन मदारिस में, अगर ये मदारिस न होते तो ये जो हमारे ख्वानदगी की शरह है, या हमें एक तालीम याफ्ता ख्वानदा कौम चाहिए, तो इन लोगों को तो एकोमोडेट करने की हमारे स्टेट के पास इतनी गुंजाइश नहीं है। मगर सब लोग ऐसा नहीं समझते। उनके ख्याल में पाकिस्तान के तूलो अर्ज में फैले मदारिस मजहबी इंतहा पसंदी, फिरका वराना अदम बर्दाश्त और दीगर मनफी सरगर्मियों को हवा देने की वजह है। मसलन तलबा है वो इन मदारिस में नहीं आते, या हमारे तलबा जो है वो मदारिस में नहीं जाते, तो ये मदारिस की तरफ से नहीं है, बल्कि उनका अपना एक एतमाद होता है अपने मसलक के ऊपर। पाकिस्तान भर के तकरीबन 30,000 मदारिस में ज़ेर तालीम लाखों तलबा के लिए करोड़ों रुपए के चंदे जमा किए जाते हैं। चंदे में जमा होने वाली रकूम का मुनासिब ऑडिट एक चैलेंज है। अनफॉर्चुनेटली मदरसास के अंदर ये चीज़ का करना इतना आसान नहीं है। आप किसी से पूछेंगे ये पैसा कहाँ से आया, कहाँ गया, कोई नहीं बता सकता। कोई ऐसा बैंक अकाउंट तो है नहीं, किसी ने कोई चेक तो लिखा नहीं है। मेजॉरिटी केसेस में लोगों ने तो जुम्मे की नमाज के बाद या किसी भी नमाज के बाद या कहीं पे भी बॉक्स में डाल दिया। आपको तो नहीं पता ये पैसा कहाँ से है, किसने दिया। और ये जो है ये सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे लिए, स्पेशली रिगार्डिंग द ऑडिट। एक तरफ तो हुकूमत भी ये डिमांड करती है, लोग भी चाहते हैं कि भाई ऑडिट हो और प्रॉपर अकाउंट्स हो, लेकिन आपको ये सुनकर यकीनन ताजुब होगा कि हुकूमत ने मदरसे के नाम से बैंकों में अकाउंट खोलने पर पाबंदी लगाई है। एक गरीब खानदान के लिए बच्चे की मुफ्त तालीम, मुफ्त रिहाइश और आलिम दीन बनने का ख्वाब खासा पुरकशिश होता है। यही वजह है कि दूर दराज इलाकों के लाखों बच्चे इन मदारिस का रुख करते हैं। डॉक्टर अताउर रहमान का कहना है कि पिछले कुछ अरसे में खाते पीते घरानों के बच्चे भी मदारिस का रुख कर रहे हैं और आला मयार के मदरसे भी वजूद में आ रहे हैं। पाकिस्तान में पिछले कुछ अरसे के दौरान हर हुकूमत मदारिस के निज़ाम में इस्लाहात की ख्वाहिश का इजहार करती रही है, लेकिन ये ख्वाहिश अमली शक्ल इख्तियार नहीं कर सकी। इसकी वजह मदारिस और हुकूमतों के दरमियान अदम एतमाद को करार दिया जाता है। 2010 में हमारा एक बाकायदा साइन शुदा मुआहिदा है, एग्रीमेंट है, साइंड एग्रीमेंट है। उस पे उस वक्त के रहमान मलिक ने, अब्दुर्रहमान मलिक साहब जो वजीर दाखिला थे, उसके साइन है और हमारे 5 जिम्मेदारान के साइन है, मेरा भी साइन है उसमें। उनसे पूछे कि जी ये हकीकत है कि 2010 में आपका एग्रीमेंट हुआ था, तो वो तो डिनाई नहीं कर सकते। फिर पूछे कि उसमें रुकावट क्या है, तो वो आपको यकीनन ये कहेंगे, अगर उनके अंदर इंसाफ है और वो इंसाफ की बात करते हैं, वो कहेंगे जी मदारिस की तरफ से नहीं है, वो हमारा मसला है, हमारी तैयारी नहीं है, हमने उनके बोर्ड को लीगलाइज करने का अभी तक होमवर्क नहीं किया है, हमने उनको सर्टिफिकेट्स देने का अभी तक कोई वो सारी चीजें वहां रुकी हुई है। लेकिन इस बदएतमादी और नाकामी के नताइज इन बच्चों को भुगतने पड़ रही हैं जो मदारिस में ज़ेर तालीम है। और अब चलते हैं इसराइल, जहां तालीम के एक खुसूसी प्रोग्राम के जरिए उन माहिरीन की तादाद में इजाफा किया जा रहा है जो इसराइल के देरीना दुश्मन ईरान की जुबान और पॉलिसीज को समझ सकें। ये प्रोजेक्ट एक रिटायर्ड इसराइली जनरल की तख्लीक है। इस वक्त हम चलेंगे दारुल हुकूमत तल अवीव से कुछ ही फासले पर वाक़े इसराइल के वाहिद ऐसे स्कूल में जहां बच्चों को फारसी सिखाई जाती है ताकि वो ईरानी अवाम को समझ सकें और साथ ही अपने मुल्क का दिफा भी कर सकें।
اسرائیل کے شہر پتا تخوا کے اس سرکاری ہائی اسکول میں گزشتہ 4 سال سے یہ گانا بچوں کو اسرائیل کے درینہ حریف ایران کی زبان سے متعارف کروانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہاں بچے ہفتے میں 5 گھنٹے فارسی پڑھنا، لکھنا اور بولنا سیکھتے ہیں۔ بن گوریان ہائی اسکول میں حکومت کے اس منظور کردہ پروگرام میں 50 بچوں نے رضاکارانہ طور پر فارسی زبان جاننے کے لیے داخلہ لیا ہے۔ اس اسکول میں 900 بچے فری پڑھتے ہیں۔ یہ اسرائیل کا واحد اسکول ہے جہاں ایران کے حوالے سے کوئی کورس کروایا جاتا ہے۔ ایران سیکیورٹی اینڈ انٹیلیجنس کے نام سے مرتب کیے گئے اس پروگرام میں 16 اور 17 سال کے نوجوانوں کو یہ بھی سکھایا جاتا ہے کہ کس طرح ایران پراکسی وار کے ذریعے اسرائیل کی تباہی چاہتا ہے۔ اس کلاس میں داخلہ لینے والے طالب علموں کو امید ہے کہ کورس مکمل کرنے کے بعد ان کی لازمی فوجی خدمات کے دوران انٹیلیجنس ادارے میں کام کرنے کے مواقع میں اضافہ ہوگا۔ مجھے زبانوں کی پہلے سے بہتر معلومات ہے۔ میں اپنے کام کے حوالے سے سنجیدہ ہوں اور مجھے پتا ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ انٹیلیجنس میں کام کرنے کے لیے دیانتدار ہونا اور راز کو خفیہ رکھنا آنا چاہیے۔ میرے خیال میں یہ کر سکتا ہوں۔ یہ پروگرام پینی شملووچ کی تخلیق ہے۔ وہ اسرائیل کی داخلی سیکیورٹی ایجنسی شن بیٹ سے ریٹائرڈ بریگیڈیئر ہیں۔ اس ایجنسی کا مشن دہشت گردی اور جاسوسی کے خطرے سے نمٹنا ہے۔ شملووچ 2014 سے 50 طالب علموں کو گریجویٹ ہوتا دیکھ چکے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ان میں سے 20 ملٹری انٹیلیجنس یونٹ کا حصہ بن چکے ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان امن کب ہوگا، لیکن یہ ضروری ہے کہ اسرائیل میں کافی ماہرین ہوں جنہیں پتا ہو کہ ایران کیا ہے۔ 18 سال کی عمر سے اسرائیلی مردوں کا 3 سال تک فوج میں خدمات سر انجام دینا لازمی ہے، جبکہ خواتین کے لیے یہ حد 2 سال کی ہے۔ ایران میں پیدا ہونے والی اسرائیلی گلوکارہ اور استاد ہانا جہاں فروز بچوں کو فارسی زبان اور ثقافت سکھاتی ہیں۔ اگر ہم اسرائیل میں ایرانی لوگوں کی آزادی کے لیے کچھ کر سکتے ہیں اور وہ اس آزادی کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو میں اسے درست سمجھتی ہوں، کیونکہ ایرانی عوام آزادی کے مستحق ہیں۔ زبان کے سیکھنے کے عمل کو پرلطف بنا کر ہانا جہاں فروز کو امید ہے کہ ان سے تعلیم حاصل کرنے والے بچے ایرانی عوام کو اپنا دوست سمجھیں گے، اگرچہ ان میں سے کچھ کو ایرانی حکومت کے بارے میں خفیہ معلومات حاصل کرنے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ مائیکل لیپن کے ساتھ بردا خلیل، اردو VOA۔ چلیں تھوڑا ادھر ہو جائے۔ ہم سب اپنے آپ میں کہاں پرفیکٹ ہیں؟ یہ جو ہمارے آس پاس کے لوگ ہیں نا، وظیفہ کا جب اس کے بازو پروستھیٹکس لگے، یہی ایک دوسرے کو بہتر بناتے ہیں اور پھر مل کر ایک بہتر ملک بناتے ہیں ہم۔ لیکن ملک بھی اپنے آپ میں کہاں پرفیکٹ ہوتے ہیں؟ تو دنیا کے دوسرے ملک ایک دوسرے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہیں، ایسے ہی تو ایک بہتر دنیا بناتے ہیں ہم۔ One teacher, one book and one pen. اور دنیا میں کہاں کیا ہو رہا ہے ہندوستان اور پاکستان اسی لیے تو دکھاتے ہیں۔ نئے وزیر اعظم عمران خان نے اس ایگزیبیشنز کے ڈیزائنر ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت کا اعلان ورنہ کیا۔ اپنے آپ میں ہم سب کہاں پرفیکٹ ہیں؟ یہ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید، ویو 360 صرف آج نیوز پر۔ وادی سوات میں وہ دور گزرے زیادہ عرصہ نہیں ہوا جب عام شہری طالبان کے خوف میں زندگی گزار رہے تھے۔ آج اگرچہ حالات بدل چکے ہیں، طالبان دور کے اثرات اب بھی بہت سے گھروں میں نظر آتے ہیں جہاں شدت پسندی نے خواتین کو بیوہ اور بچوں کو یتیم کر دیا۔ خواتین معاشرتی روایات کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے اپنے خاندان کی خود کفالت کر سکیں، اس کے لیے مختلف تنظیمیں ان کی تربیت کر رہی ہیں۔ اس کے کیسے نتائج سامنے آ رہے ہیں، جانتے ہیں سوات سے ہمارے ساتھی محمد اشرف کی اس رپورٹ میں۔ وادی سوات میں آج خواہ امن ہے۔ بہت سے خاندان جن کی کفیل ماضی میں دہشت گردی کی نظر ہو گئے اب بھی اپنی زندگی کے ٹکڑے سمیٹ رہے ہیں۔ ان میں ایک بڑی تعداد ان خواتین کی ہے جو اپنی شوہر کی اچانک موت کے بعد اپنے بچوں کی تنہا ذمہ داری اٹھانے پر مجبور ہو گئی۔ بدرالنساء ایسی ہی ایک ماں ہے۔ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ایسے ہی رہ گئے، 3 لڑکیاں اور 2 لڑکے۔ لڑکے چھوٹے تھے تو وہ بہت زیادہ متاثر ہوئے۔
ऐसी खवातीन मकामी रिवायात के मुताबिक रहते हुए अपने पाँव पर खड़ी हो जाए, इसके लिए स्वात में कुछ तंजीमें इन्हें खुसूसी मराकिज में दस्तकारी और इससे मुंसलिक कारोबार सिखा रही हैं। हम चाहते हैं कि औरतों के लिए इस तरह के स्पेसेस हो जहाँ पे वो अकॉर्डिंग टू देयर कल्चर कॉन्टेक्स्ट इजीली आ सके और वो स्किल्स भी सीख सके। बदरुन्निसा अब अपने घर में सिलाई का काम करती हैं। वो कहती हैं कि दस्तकारी मेहनत तलब है, लेकिन इन्हें खुशी है कि इसके सहारे वो अपने बच्चों का मुस्तकबिल मुस्तहकम बनाने में कामयाब हो पाई। मैंने अपने बच्चों के लिए ये हुनर सीखा है ताकि मेरे बच्चे अच्छी तालीम हासिल कर सकें और कुछ जिंदगी बन जाए। अब हमारी हालत ये है कि मेरी 2 बेटियां शादीशुदा हैं और एक बेटे की भी शादी की है। दस्तकारी की इन खुसूसी मराकिज में खवातीन सिर्फ काम ही नहीं सीख रही, बल्कि मिल बैठकर कुछ वक्त गुजारने से इनकी ज़हनी हालत पर भी अच्छा असर पड़ता है। तालिबानाइजेशन के बाद जो वुमेन हेडेड हाउस होल्ड थी उसमें बहुत ज्यादा इजाफा हुआ था और हमने उन औरतों को फोकस किया कि उनको बुलाए और उनको इस काबिल बनाए। एक तो चूँकि वो ट्रॉमा में थी तो वो उनको उस ट्रॉमा से भी निकालना था और उनको इस काबिल बनाना था कि वो अपनी जिंदगी की तरफ दोबारा लौट सके। खवातीन में कारोबार की समझ बूझ भी पैदा हो, इसके लिए स्वात में तंजीमें दस्तकारी के मेले भी लगाती हैं। ये जो बाजार लगा हुई सिर्फ फीमेल की है, तो औरतों के लिए इसमें आना बहुत आसानी से वो आ चुकी है और बहुत सी खरीदारी हो रही है, क्योंकि औरतें खुश भी है तो एंजॉयमेंट के जरिया भी बन गई, दूसरे शॉपिंग के जरिया भी बन रहा है। मकामी रिवायात को मद्देनजर रखते हुए एक औरत अपनी खानदान की जरूरियात खुद पूरी कर सके, ये काम आसान तो नहीं, लेकिन थोड़ी सी मदद के साथ मुमकिन जरूर है। मोहम्मद अशरफ खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, स्वागत। अमेरिका में जिनसी ज्यादती और बदसलूकी के खिलाफ काम करने वाले इदारे रेप, एब्यूज एंड इंसेस्ट नेशनल नेटवर्क या रेन के मुताबिक हर 98 सेकंड में एक अमरीकी जिनसी हमले का शिकार बनता है और हर 11 मिनट में इस जुल्म का शिकार होता है एक बच्चा। जिनसी इस्तेहसाल के 55% वाक़यात मुतासरा शख्स के अपने घर के अंदर ही या करीब ही रूनुमा होते हैं। नीलूफर मुगल इस वक्त हमें ले जा रही है एक ऐसी वर्कशॉप में जहां जिनसी इस्तेहसाल के सदमे से गुजरने वालों की मदद और इस मसले के बारे में शऊर उजागर करने के लिए आर्ट का इस्तेमाल किया गया। Young, actually, very, very young. When I was 13, yeah. 13 साल की उम्र में जिनसी ज्यादती का निशाना बनने वाली कीनिया पोप आज यहाँ इस वर्कशॉप में बरसों बाद अपनी कहानी को एक आर्ट की शक्ल दे रही हैं। ऐसे वाकयात को भुलाने में थोड़ा वक्त लगता है। ये वर्कशॉप मेरे लिए बहुत अहमियत रखती है। आर्ट के जरिए अपने एहसासात का इजहार करना बेहतरीन है। ये मॉन्यूमेंट क्विल्ट प्रोजेक्ट की वर्कशॉप है जहाँ पर रेप और जिनसी तशद्दुद की शिकार खवातीन और उनके सपोर्टर्स चादर के छोटे छोटे टुकड़ों पर अपने पैगामात और कहानियाँ लिख रहे हैं। इन चादरों को तैयार करने का मकसद जिनसी ज्यादती और जिनसी बदसलूकी के शिकार अफराद के लिए एक महफूज प्लेटफॉर्म मुहैया करना है, क्योंकि जब आप आर्ट वर्क करते हैं तो ये जख्म भरने में मददगार साबित होता है। यहाँ पर हर किसी के पास कोई ना कोई कहानी, कोई ना कोई पैगाम है जिसे वो आर्ट की शक्ल में यहाँ पर बयान कर रहा है और सबका पैगाम यही है कि आप जिनसी तशद्दुद के खिलाफ खामोश ना रहें, इसके खिलाफ आवाज उठाएं और इसे रिपोर्ट करें ताकि कोई और इसका शिकार ना हो। मैंने ये पैगाम दिया है कि मैं आपके साथ हूँ, आप अकेले नहीं हैं। इसका मकसद सिर्फ पैगाम देना नहीं है बल्कि जिनसी ज्यादती के शिकार अफराद को एक आवाज भी देना है। चादर के ये टुकड़े अमेरिका के मुख्तलिफ शहरों में इसी तरह तैयार होने वाले हजारों दीगर टुकड़ों के साथ जोड़े जाएंगे और इन्हें आपस में जोड़कर इनसे क्विल्ट्स या पलंग पोश बनाए जाएंगे। इन क्विल्ट्स को आइंदा साल मई से लेकर जून तक अमेरिकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन डीसी में नेशनल मॉल पर नुमाइश के लिए पेश किया जाएगा। मॉन्यूमेंट क्विल्ट प्रोजेक्ट का आगाज 2013 में किया गया था। उस वक्त से लेकर अब तक अमेरिका भर में इस तरह की 46 नुमाइशें की जा चुकी हैं और तशद्दुद की शिकार हजारों खवातीन का पैगाम आम लोगों तक पहुंचाया जा चुका है। और मैंने भी अपना पैगाम कुछ यूं दिया है। नीलूफर मुगल, वॉइस ऑफ अमेरिका, लॉरल, मैरीलैंड। जोरदार पैगाम। जेवरात की दुकानों में आप सोना देखते ही हैं, लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि सोना मिट्टी और गटर में भी मिल सकता है? कुछ लोगों का जरिया मुआश ही इस धातु को गलाजत में से ढूंढ निकालना है। ये काम होता कैसे है, देखते हैं कराची से सलीम खान की इस रिपोर्ट में। झाड़ू इसलिए लगाते हैं बुरश के किनारे आते जाते ऊपर से
कारीगर होते हैं, उसके पाँव के साथ कपड़ों के साथ सोना आता है, ये रोजी रोटी हम लोग कमाते हैं। तो कराची में सोने के जेवरात की खरीदारी का बड़ा मरकज सराफा बाजार, वहीं ये कुछ ऐसे लोगों की रोजी का सबब भी है जो ना किसी कारोबार के मालिक हैं और ना ही सोनार। अकबर अली खाकरोब नहीं, मगर वो तकरीबन 25 सालों से सराफा बाजार के गटर साफ कर रहे हैं। बिल्कुल ये कहा जाए कि कीचड़ से सोने को अलग कर रहे हैं तो ज्यादा दुरुस्त होगा। कुछ लोग छोटे कारोबार की शक्ल में इन अफराद को सोने के ज़रात ढूंढने की दिहाड़ी देते हैं। ये ज़रात होते हैं बारीक बारीक, जैसे सुनारों के हाथ में लगे होते हैं, वुज़ू करने जाते हैं, इस्तंजा करने जाते हैं तो हाथ धोते हैं, उसके जो हाथ में लगा होता है वो पानी में बह जाता है, फिर वो गटर में आ जाते हैं सारे, फिर वो जो गटरों की मिट्टी हम निकालते हैं यहाँ ला के जमा करते हैं, इकट्ठे करते हैं, फिर उसको हम धोते हैं, उस पर मेहनत करते हैं, पिसाई करते हैं। हम तो दिहाड़ी वाले हैं, 700-800 रुपये दिहाड़ी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला दे देते। ये काम करने वालों को निहाड़े कहा जाता है। ये काम 3 मरहलों पर मुश्तमिल होता है। पहला मरहला सोने के ज़रात की तलाश, दूसरा मरहला सोने के ज़रात को दीगर धातुओं से अलहदा करना, तीसरा मरहला सोने की रिफाइनरी का होता है। हर मरहले के लिए मखसूस अफराद हैं। ये काम हम अड्डे और पलटे का करते हैं, निहारे का काम है हमारा। जो कारीगर हजरात जो जेवरात बनाते हैं उनकी जो वेस्टेज का काम होता है वो मिट्टी की शक्ल में हमारे पास आता है, उसको हम केमिकल डाल के भट्टी के अंदर गलाते हैं। उसके बाद ये शक्ल आती जो भी हमने आपको दिखाई। सोने के ज़रात की तलाश से लेकर रिफाइन होने का काम 4 से 5 घंटे में मुकम्मल होता है। क्या इंसान के लिए क्या सेहतमंद है? नहीं है, केमिकल है, केमिकल भी खतरनाक है, तो कोई ये सेहत के लिए अच्छा नहीं है, सेहत के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन क्या करें, जो सीखा है वो भी करेंगे। जैसे हम लोगों ने आपके सामने सोना पिघलाया, ये नियारिये ऐसे लेके आते हैं, हम लोग इनको पिघला के देते हैं, सोडा स्वागा डाल के केमिकल डालते हैं, इससे जो है वो गल जाता है सही, फिर उसको मिक्स करके फिर उसका राड बनाते हैं, जैसे आपके सामने राड बनाया, फिर इसको रिफाइन करते हैं तेजाब में। इस काम से मुंसलिक अफराद कहते हैं ये काम तकलीफ दे होने के साथ बहुत मेहनत तलब है, इसलिए वही लोग कर रहे हैं जो पुराने हैं। सलीम खान, उर्दू, VOA, कराची। नौजवानों में खुद एतमादी पैदा करने के लिए उनकी तख्लीकी सलाहियतों का इस्तेमाल अच्छे नतीजे ही पेश करता है। मुश्किल हालात के भंवर में फंसे नौजवान खुद पर भरोसा कर पाएं, इसके लिए वाशिंगटन के करीब एक ऐसा प्रोग्राम चलाया जा रहा है जहां उन्हें लकड़ी की कश्तियां बनाना सिखाया जाता है। इससे उनकी जिंदगी पर कैसा असर पड़ा है, देखते हैं इस रिपोर्ट में। अप्रेंटिस क्रिस एटकिंस लकड़ी की छोटी कश्ती बनानी सीख रहे हैं। इन आलात का इस्तेमाल सीखने में मजा आता है। रियासत वर्जीनिया के शहर अलेक्जेंड्रिया में दरियाए पोटोमैक के किनारे वाक़े इस मरकज में 18 से 22 साल नौजवान बागबानी और कनू नामी छोटी कश्तियाँ बनानी सीखते हैं। मैंने सीखा है कि नापे 2 बार और काटें 1 बार। कारपेंट्री और रियाजी के हुनर के अलावा फ्लोरिडा से ताल्लुक रखने वाले इस 19 साल नौजवान को खुद अपने बारे में भी जानने का मौका मिला है। यहाँ मुझे मौका मिला है कि मैं अपने बारे में गहरे अंदाज से सोचूं और जान सकूं कि मैं क्या करना चाहता हूँ। इस प्रोग्राम के रूह रवां जिमी गॉडफ्रेड खुद भी एक अप्रेंटिस रहे हैं। हमारे प्रोग्राम में बहुत से तलबा जिंदगी में मुश्किल हालात से गुजर चुके हैं, जैसे खानदान की सपोर्ट ना होना, पढ़ाई छोड़ देना और कानूनी खिलाफ वर्जियों में मुलव्विस होना वगैरह, और अब वो वर्कफोर्स का हिस्सा बनने के लिए अपना एतमाद बहाल करना चाहते हैं। साल भर पर मुश्तमिल इस प्रोग्राम में मामूली वजीफा भी दिया जाता है। यहाँ उस्ताद शागिर्दों को रजाकाराना तौर पर तरबियत देते हैं। फ्रेड गाइगर भी ऐसे ही रजाकारों में से एक हैं। जब आप लकड़ी के साथ काम करते हैं तो आप उसे महसूस करते हैं, ये आपका हिस्सा बन जाती है, और जूं उनका खुद पर एतमाद बहाल होता है, फिर वो दूसरी चीजों की तरफ तवज्जो दे पाते हैं कि क्या आपने अपने बिल्स अदा किए हैं और रहने के क्या हालात हैं। एटकिंस को हाई स्कूल छोड़कर काम करना पड़ा। जब मैं 8 साल का था तो माँ मर गई। ये सदमा हमेशा मेरे साथ रहा। मुझे अपने बाप की तवज्जो नहीं मिली। मैं इस प्रोग्राम में इसलिए आया क्योंकि ये आपकी मदद करते हैं। मुझे इसकी आदत नहीं कि कोई मेरी मदद करने में दिलचस्पी ले या मुझ पर एतबार करे। अप्रेंटिस प्रोग्राम मैनेजर जे हेलेंस्की इस ग्रुप के लिए रोल मॉडल हैं। वो खुद 1 साल पहले इस प्रोग्राम से निकले हैं।
وہ جانتے ہیں کہ میں اس بات کی زندہ مثال ہوں کہ سخت محنت، لگن اور قوت ارادی آپ کو کہاں لے جا سکتی ہے۔ جب کشتیاں مکمل ہو جاتی ہیں تو انہیں ریفل پر بیچ دیا جاتا ہے۔ ایٹکنز کہتے ہیں کہ ان کشتیوں کے جانے کا انہیں دکھ تو ہے، لیکن وہ جانتے ہیں کہ زندگی کی طرح انہیں آگے بڑھنا ہے، کہ زندگی آگے بڑھنے کا نام ہے۔ انہیں بنانے میں تخلیقی صلاحیت درکار ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ یہ گھر جا رہی ہیں۔ جابر بلیک کے ساتھ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ۔ اور آخر میں ایک بہت ہی ریلیکسنگ کہانی۔ دنیا بھر میں ہی لوگ دل و دماغ کو سکون دینے کے لیے یوگا کرتے ہیں۔ اب اس میں ایک نیا ٹوسٹ آ گیا ہے۔ اب یوگا کرنے والوں کا ساتھ دے رہی ہیں بکریاں۔ گوٹ یوگا کے بارے میں جانتے ہیں سعدیہ اسد سے۔ یہ بکریوں کا باڑہ یا گوٹ فارم نہیں بلکہ یوگا کلاس ہے۔ اور میمنے اس کلاس کا اہم حصہ ہیں۔ علاج معالجے میں یہ بہت مددگار ہیں۔ بکریاں یا میمنے آپ کے پاس اور قریب رہنا پسند کرتے ہیں۔ جب سے میں نے یوگا میں ان کا استعمال شروع کیا ہے، میرے ہاں آنے والوں میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے۔ میں اپنے فارم ہاؤس پر ہر ہفتے گوٹ یوگا کلاس کا انعقاد کرتی ہوں۔ ذہنی اور جسمانی فوائد کے لیے ہزاروں سال سے یوگا کیا جا رہا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں جدت بھی آئی، جس میں ایک یوگا میں جانوروں کا استعمال ہے۔ میں نے اس بارے میں کافی سنا ہے۔ یہ ایک نیا ٹرینڈ ہے جسے ہر کوئی ٹرائی کرنا چاہ رہا ہے، اسی لیے میں نے بھی سوچا کہ اس کلاس کو جوائن کیا جائے۔ مجھے یہ تجربہ بہت اچھا لگا۔ بڑوں کے ساتھ ساتھ بچے بھی جانوروں کی محبت میں کھینچے چلے آئے ہیں۔ Tomorrow's my 9th birthday and I'm here because I like goats. اس کلاس میں شامل افراد کا کہنا ہے کہ یہاں آنے کا مقصد ذہنی اور جسمانی سکون کے علاوہ نئی چیزوں اور نئے رجحانات کو ٹرائی کرنا بھی ہے۔ عام یوگا سے یہ بہت مختلف ہے۔ بہت اچھا لگتا ہے جب یہ میمنے آپ کے آس پاس ہوں اور آسمان پر بادل منڈلا رہے ہوں اور کمر پر بکری کے بچے مساج کر رہے ہوں۔ یہ بہت کول ہے۔ یہاں یہ اندازہ لگانا مشکل ہے کہ کون زیادہ انجوائے کر رہا ہے، بکری کے یہ بچے، یوگا کرنے والے یا یوگا دیکھنے والے۔ لیکن جہاں یوگا آپ کے ذہنی اور جسمانی سکون کا باعث بنتا ہے، وہیں پر جانوروں کی بے لوث محبت آپ میں زندگی کی ایک نئی روح پھونک دیتی ہے، اور اس سے مقامی کاروبار کو بھی فائدہ پہنچا ہے۔ ہم نے اپنے ریسٹورنٹ میں ان کلاسز کا اہتمام کیا ہے کیونکہ ہم نے دیکھا کہ کیلیفورنیا اور شمالی میری لینڈ میں یہ ٹرینڈ بہت عام ہے، لیکن اس حصے میں نہیں، اور پھر ہم چاہتے تھے کہ ہمارے گاہکوں کی دلچسپی کا کوئی سامان کیا جائے۔ اولیز بار اینڈ گرل کے آرگنائزرز کا کہنا ہے کہ وہ ان کلاسز میں اضافے کا ارادہ رکھتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس سے لطف اندوز ہونے کا موقع مل سکے، کیونکہ جسمانی ورزش کے ساتھ یہ آپ کے ذہنی دباؤ کو کم کرنے میں بھی مددگار ٹھہرتا ہے۔ سعدیہ اسد، اردو VOA، لا پلاتا، میری لینڈ۔ مجھے تو یہ دیکھ کے ہی کافی ریلیکس محسوس ہو رہا ہے۔ اسی کے ساتھ ختم ہوتا ہے ہمارا آج کا ویو 360۔ ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر آ سکتے ہیں آپ تازہ ترین خبروں کے لیے، اور اس کے علاوہ ہمارا فیس بک پیج بھی آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں، جہاں پہ آپ کو نہ صرف تازہ ترین خبریں بلکہ اور بھی بہت سی ویڈیوز اور دلچسپ انٹرویوز ملیں گے۔ ایڈریس ہے facebook.com/VOA Urdu۔ سارے زمان کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ تازہ ترین خبریں، اہم واقعات، آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی نئی ایپ۔ خبریں اب ہر وقت